करने वाले हैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर पेडागॉजी पार्ट और साइंस का जो पार्ट होता है कंटेंट पार्ट उसको भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल ही अच्छे से डिटेल में। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है राइट, और आपको पेपर की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ते जानी चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखें सीडीपी के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी तैयार करवा रखे हैं, तो हमारे जो साइंस का पार्ट रहेगा फॉर पेपर 2 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट मैचिंग सेट दिखाएगा। हेल्थ इन मूवमेंट, क्या कार्टिलेज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए काम करता है, क्या मसल्स हार्ड स्ट्रक्चर होती हैं, पार्ट ऑफ स्केलेटन रिबकेज कभी भी मोड़ा नहीं जा सकता, जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म एन इनक्लोजर, इट इज बोन्स। तो अगर हम इन सबको देखें तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट रह सकता है द हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, राइट, ये होगा ए का सेकंड, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। किस तरीके से ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए का आपका सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमारी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आप जैसे ही अपने हैंड्स को स्ट्रेच करते हैं राइट, तो उस टाइम पे आपकी मसल स्ट्रेच होती है। हार्ड स्ट्रक्चर आपको पता ही है, हार्ड स्ट्रक्चर बोन को बोलते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पता लग गए तो आपके थर्ड और फोर्थ इजीली निकल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन। देखिए अगर हम बात करें जो पैनक्रियाज होता है ना, जो पैनक्रियाज रहेगा या पिट्यूटरी, जस्ट अ मिनट, पैनक्रियाज एक आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है या एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, बट यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा पिट्यूटरी। उसका रीजन इसलिए है क्योंकि पिट्यूटरी बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिसके अंदर जो हॉर्मोन्स रहेंगे वो आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, वो ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, राइट, मेल्स में टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है और हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से जो आंसर रहेगा दैट विल बी पिट्यूटरी, राइट। बट ये इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि जो पैनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है, राइट, क्योंकि पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है और वो पैनक्रियाटिक जूस भी प्रोड्यूस करता है, फाइन। Which of the following statement is true? Metals are solid. Most of the metals are solid. All metals are hard. नहीं, क्योंकि मरकरी तो सॉफ्ट है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर गैसेस, नॉन मेटल्स आपको सॉलिड लिक्विड गैसेस में मिल जाती है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, वेरी मच ट्रू। जितनी भी नॉन मेटल्स हो गए हैं वो नॉन डक्टाइल हो गए। नॉन डक्टाइल का मतलब रहता है कि हम उसको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस विल बी करेक्ट, क्योंकि कुछ मेटल्स हैं सॉलिड नहीं होते हैं, जैसे कि आपका मरकरी। सारे मेटल्स हार्ड भी नहीं होते। अगेन मरकरी कैन बी द आंसर। वाई इज अ मैनमेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। वाई जो है वो मैनमेड फाइबर है बट वो नेचुरल सोर्स से आया है, ठीक है। रेयन, नाइलॉन, एक्राइलिक या जूट। जूट तो नेचुरल है, नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक है, एक्राइलिक भी सिंथेटिक है। रेयन, इसके लिए मैं आपको आंसर को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। जो सिल्क होता है, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, जो जो क्या करते हैं सिल्क के अंदर केमिकल्स ऐड करके उसको बनाते हैं, तो वो रेयन होता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि सिल्क से हम एक ऐसा फाइबर बनाते हैं जो मैनमेड होगा बट थोड़ा चीपर रेट में आपको मिल जाता है, दैट इज योर रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूल दिया हुआ है यहाँ पे और कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है, स्टेट दिया है इग्निशन टेम्परेचर। अगर आपको इग्निशन टेम्परेचर नहीं पता है तो बता दूं कि कोई भी चीज अगर इसमें जल्दी से आग पकड़ लेती है उसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। जैसे कि मान लीजिए केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल का टेम्परेचर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर लो है क्योंकि इसमें जल्दी से आग पकड़ लेती है, ठीक है। जो जितनी ज्यादा हीट रिलीज करेगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, जो जितनी कम करेगा उसकी कम होगी, राइट। तो 65 के अंदर जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, विच इज सी पार्ट। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल सी है उन्होंने कहा है कि वो एक गैस है और गैस का हमेशा इग्निशन टेम्परेचर क्या रहेगा, विच इज द बेस्ट सूटेड डोमेस्टिक फ्यूल, जो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक घर में यूज करने वाले। तो आपको पता है हम घर में गैस एलपीजी यूज करते हैं, राइट, और इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा और कैलोरी मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा और बहुत जल्दी भी नहीं आग पकड़ेगा। तो द बेस्ट आंसर वुड बी सी। स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरिया, एक स्पीशीज को हम एक ही एरिया में रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो एंडेमिक स्पीशीज है, या एक ही स्पीशीज एक जगह में पाई जाने वाली है। जैसे कि आप आमों की बात कर लीजिए, कुछ आम एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। एप्पल्स की बात कर लीजिए या एनिमल्स की भी अगर हम बात करें, तो जो एक ही एरिया के फेमस चीजें रहती है ना, जो एक ही जगह की चीजें होती हैं, जो एक ही जगह में रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाती हैं, दे आर एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल एक्स डिस्प्लेसेस विद मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट इट इज नॉट एबल टू displace metal Z from its solution. Identify the reactive metal. तो अगर हम यहाँ पर देखें the most reactive metal, तो जो मेटल है वो लिया X और डिस्प्ले उसने Y को डिस्प्लेस कर दिया, यानी X जो है वो लो रिएक्टिव है और Y जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर दिया, बट वो Z को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अगर Z को नहीं डिस्प्लेस कर पाया तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या रह जाएगा आपका, Z हो जाएगा, राइट। Light rays from an object fall on a surface and gets reflected in a completely diffuse manner. इसका मतलब ये है कि लाइट रेस आई और आके वो
इरेगुलर मैनर में डिफ्यूज हो गई। ठीक है, सो आप क्या बता सकते हैं इमेज कैसी बनेगी? देखिए, अगर कोई भी इमेज इरेगुलर फॉर्म में जा रही है, उसका रिफ्लेक्शन इरेगुलर है, तो कोई भी इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, लाइट आई और इरेगुलर, क्योंकि सरफेस प्लेन नहीं है इस वजह से वो इरेगुलर हो गया, राइट? तो कोई भी इमेज नहीं बनेगी। In order to slide a huge box lying on the ground in her room, Reshma applies a force which is greater than which of the following forces? तो रेशमा को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स बहुत हैवी है ग्राउंड पर। तो अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब जो एक ही जगह पर आपका फ्रिक्शन लग रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा लग रहा है, इस वजह से उससे ज्यादा फोर्स रेशमा को लगानी पड़ रही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, हायर द पिच। Loudness of sound is determined by frequency. Sound cannot travel through vacuum. And pitch of the sound is determined by amplitude. So ये बिल्कुल ही करेक्ट है। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करी जाएगी। सभी एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम रहता है, तो वो वहां पे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। Which of the following sets comprises liquids which are poor conductors? जो poor conductors होंगे आपके, टैप वाटर, शैम्पू, हनी, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा दिस वन, पुअर कंडक्टर, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी। डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं होते हैं, तो हमेशा इससे आप पहचान सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। और ये 10th के अंदर एक क्वेश्चन भी था कि बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करेगा अगर आप वाटर ऐड करके और वाटर से करंट पास करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस में होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो देखिए कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग जाना। ठीक है, पहले आयरन शाइनी था, बाद में उसको जंग लग गया। पेपर बर्न होके एश बना देगा। फूड जब डाइजेशन हो गया तो हम उसको वापस नहीं कर सकते। सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, नीना ने क्या किया, साइकिलिंग करी और वो ग्रोसरी आइटम्स लेकर आई। मार्केट गई 4 किलोमीटर दूर और ट्रैवल किया उसने 12 किलोमीटर फर्स्ट 10 मिनट्स में। ऑन हर वे उसको अपनी फ्रेंड मिल गई निकत, और उसके साथ वो चिट चैट करने लगी 15 मिनट तक। उसने फिर से जर्नी स्टार्ट की, बट नाउ शी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर। तो आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, जो कि एक्सेलरेशन का है। सेम उसी वे में हम क्या करते हैं, स्पीड को एवरेज में रख के 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय जो उसका सम ऑफ टाइम रहेगा वो निकाल के हम उसका आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 73 का जो आंसर रहेगा दैट वुड बी 6 किलोमीटर पर आवर। सो द आंसर वुड बी 6 किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not will not be helpful in the process of separating salt and water? आपको पता है कि सॉल्ट और वाटर के लिए अगर आप बॉइल करोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। फिल्टर करोगे तो आप देखिए कि अगर आप फिल्टर करेंगे तो भी आप सॉल्ट को निकाल सकते हैं अगर वो पूरी तरीके से नहीं है। डिकेंटेशन करने से अगर आप डिजोल्व नहीं करते हैं और सॉल्ट नीचे है तो भी आप निकाल सकते हैं। डिस्टिलेशन से तो बिल्कुल ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में सभी को मार्क्स दिए गए थे क्योंकि सारे ऑप्शन जो हैं वो सही है, राइट? सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखा जाए, अगर हम नमक को डिजोल्व नहीं करते हैं और नमक और पानी को ऐसे ही रख देते हैं तो आप नमक को फिल्ट्रेशन से वो कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर सीबीएसई ने सबको मार्क्स दे दिए थे। Which of the following properties of the light can be used to explain phenomena of shadow? देखो, shadow बनने के लिए लाइट के ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट एरिया में लाइट सोर्स होना चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिल्कुल सही बात है। लाइट हाई स्पीड पे ट्रैवल करती है, या फिर लाइट 7 कलर्स की होती है। लाइट डज नॉट पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखो तो शैडो की बात करी गई, तो शैडो के लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि शैडो तब बनेगी जब लाइट पास नहीं कर पाएगी ओपेक ऑब्जेक्ट्स के आर पार, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार कुछ भी ट्रैवल लाइट का ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी फोर्थ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन द सैंडी सॉइल ये ज्यादा होगा। द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, दोनों के पार्टिकल सेम रहेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन द लूमी सॉइल इज हायर। या फिर फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया गया है आपका the proportion of fine particles in a clay soil is relatively higher than the loamy soil। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स हैं क्ले सॉइल में वो ज्यादा होते हैं लूमी सॉइल से, तभी क्ले सॉइल जो होती है वो ज्यादा चिकनी होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, बेसिकली ज्यादा रिलेटिवली हायर रहते हैं इन द लूमी सॉइल। किसी को विटामिन एक्स की डेफिशिएंसी है और ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी उसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। स्कर्वी हो जाता है, याद रखिएगा। विटामिन, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी कि जिसमें आप विटामिन और उनकी डेफिशिएंसीज को ट्रिक के थ्रू लर्न करें। विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई। ठीक है, ये जो विटामिन है ये वाई के मिनरल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप विटामिन सी नहीं खाएंगे तो आपको आयरन की कमी हो सकती है, राइट? और
बेसिकली एक्स आपके फूड में भी मिलता है और वो है सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट खट्टी चीजों में लेमन, ऑरेंजेस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। देखिए, जो बेस्ट डिस्क्राइब करना है नेचर ऑफ साइंस का, वो है साइंस इज सोशल इन नेचर। ऐसा क्यों बोला गया है साइंस इज सोशल इन नेचर? क्योंकि साइंस जो है वो सामाजिक है। सामाजिक मतलब एवरीवेयर यू फाइंड इट, राइट। कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मींस, कॉग्निटिव वैलिडिटी का क्या मतलब है? कॉग्निटिव वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो कंटेंट है उसको हम अडाप्ट कर सकते हैं, वो कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर के अकॉर्डिंग है। अगर कोई भी साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट आप रट रहे हो तो वो उसको आप अडाप्ट नहीं कर सकते। तो कॉग्निटिव वैलिडिटी वो बताएगी कि आप उस कंटेंट को अडाप्ट कर रहे हो एंड इजी टू लर्न है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंगली अपर प्राइमरी स्टेट साइंस करिकुलम में क्या रिकमेंड किया गया है? देखिए क्या रिकमेंड किया गया है। कंसेप्ट शुड बी लिंक्ड टू एवरीडे, बिल्कुल सही बात है। कंसेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम द एक्टिविटीज, एक्टिविटी से ही अराइव होना चाहिए, राइट। कंसेप्ट शुड बी टॉट थ्रू द डिसिप्लिनरी अप्रोच, डिसिप्लिन में रह के आपको कराना चाहिए। या फिर अलॉन्ग विद द कंसेप्ट लॉ एंड थ्योरीज को भी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे वो है ए एंड बी, जिसके जिसके अकॉर्डिंगली आपको जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमेशा इस तरीके से पढ़ाना चाहिए जो कि वो आपको सेंस दे, राइट। सो द ऑप्शन वुड बी हियर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। साइंस के लिए जो ट्रू होगा वो क्या आपका हो सकता है इसके अंदर स्टेटमेंट्स। साइंटिस्ट रिलाई ऑन हेवी इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के बेसिस पे साइंस चलती है। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड, सब डिस्कवर हुए हैं, राइट। When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes law. जब भी कोई थ्योरी को सपोर्ट मिलता है तो वो एक लॉ बन जाता है। या फिर इन टाइम विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द, आने वाले टाइम पे हम सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए साइंस रिलाई हेविली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट द वर्क। अगर किसी थॉमस एडिसन ने ये सोचा ही नहीं होता कि मुझे बल्ब बनाना है, राइट, तो उसकी इमेजिनेशन ही नहीं होती कि कोई इस तरीके का एलिमेंट बना सकता है जो कि पूरे दुनिया में रोशनी फैला दे। तो पहले तो इमेजिनेशन ही हुई ना, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि साइंस जो हुआ उसके बाद हम उसके किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी थिंग की डिस्कवरी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इशू वॉज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क फॉर द कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट्स। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि इशू कहां पर गलत हुआ। उससे डाटा को टेबलेट कर दिया फ्रॉम अ वेबसाइट एवरी डे। शी अराइव्स एट कंक्लूजन दैट रेन मे और मे नॉट टेक्स प्लेस। शी कंक्लूड दैट डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ रेनफॉल। या उसने अंडरस्टैंड किया रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वेरीज एवरी डे। तो इस अकॉर्डिंगली आपको जो बेस्ट, मुझे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि कहां पर वो गलत रही। यहाँ बोला इशू वेंट रॉन्ग फ्रॉम द असेसमेंट। देखिए अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो बारिश आ सकती है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये ऑप्शन होगा ये रॉन्ग है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल गैप। अगर बच्चे में कोई कंसेप्चुअल गैप आ रहा है तो आपके कौन सी चीज यूज करोगे? क्विज बनाओगे, प्रैक्टिकल स्किल्स ऑब्जर्व करोगे, कॉन्सेप्ट मैप करोगे, या होमवर्क दोगे डेली की डेली? तो इसके लिए बेस्ट जो रहेगा कॉन्सेप्ट मैप्स के थ्रू आप क्या करेंगे, बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे उनके गैप्स, राइट, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट रह गया है वो उसको कवर अप हो जाएगा। आप चाहते हैं कि बहुत सारी लड़कियां, गर्ल्स को, जो गर्ल्स हैं वो साइंस को अडॉप्ट करें, तो आप यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, बट कौन सी नहीं करेंगे? आपको जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज करनी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि गर्ल्स हमेशा डोमिनेट डिस्कशन करें। वुमेन साइंटिस्ट को इन्वाइट करना है या एंगेज करना स्टूडेंट्स को कि वो मिथ और स्टेरियोटाइप पे को ही देखते रहे, राइट। तो इसके अंदर जो बेस्ट रहेगा, जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए, दैट शुड बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछा है तो इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा कि आपको ये चीज देखनी है कि गर्ल्स हमेशा डोमिनेट नहीं करे डिस्कशन, ठीक है। हम अगर जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बॉयज को नेग्लेक्ट कर देंगे और गर्ल्स को डोमिनेट करने के लिए दे देंगे, राइट। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा था, राइट। सो दिस सेकंड क्वेश्चन विल बी द सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट। साइंस टीचर्स नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। क्यों पूछने चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, या फिर करेक्ट आंसर्स के लिए, थिंकिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए, या असेस करने के लिए? देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी ए सी एंड डी, ठीक है, क्योंकि हम कभी ये नहीं कहेंगे कि डाइवर्जेंट ऑप्शन में कभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि वो ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड नहीं। यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन, आप कुछ दिखा रहे हैं क्लास में, राइट, इन्वॉल्व लर्नर, तो वो लर्नर में किस तरीके से हेल्प करेगा? विजुअल, देखने से ऑब्वियसली अगर दिखा रहे हैं तो बच्चा देख रहा है, और ऑडिट, ठीक है। काइनेस्थेटिक इसलिए नहीं क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बच्चा नहीं कर रहा है, तो द बेस्ट वुड बी विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग। गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच। अगर आपको इंक्वायरी अप्रोच करनी है तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? अलाउ द स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन फ्रूट एंड सिंक, अलाउ स्टूडेंट्स टू प्ले विद वाटर एंड टफ, और आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन अ स्मॉल बोट।
राइट। सो अगर हम इसकी बात करें 87th क्वेश्चन की, तो आप क्या कह सकते हैं, बी ए एंड सी, राइट। इट मींस अलाउ द स्टूडेंट्स टू प्ले विद वाटर इन अ टब विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ताकि वो फ्लोट, कौन सी चीज फ्लोट कर रही है, कौन सी चीज सिंक कर रही है, वो देख पाए। अब उसके बाद आप बच्चे को बताओगे कि अब मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी चीज फ्लोट करी, कौन सी चीज जो कि वो सिंक कर गई। उसके बाद आप बच्चे को बोल सकते हो कि एक स्मॉल बोट डिजाइन करो जिसका वेट, जो कि उस बोट में आप 1 किलो तक का वेट क्या कर सके, डाल सके। तो पहले आपने बच्चे को फन वे में काम करवाया, फिर उसके बाद फ्लोट सिंक समझाया, और उसके बाद 1 kg वेट का डेंसिटी भी बता दिया। सो द BAC विल बी द राइट प्रोसेस। वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, वाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ये क्या हो सकता है। देखिए, वाई की अगर हम बात करें तो ये कसकटा होगा, जो कि एक पैरासाइटिक प्लांट है, एल्गी के पास खूब होता है। पिचिड प्लांट सिर्फ नाइट्रोजन के लिए रहता है, ठीक है, और वो नाइट्रोजन जैसे इंसेक्ट से लेगा, वो अपना उसके पास क्लोरोफिल रहता है। मेपल ट्री के पास भी क्लोरोफिल रहता है। तो कसकटा जो है पैरासाइटिक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इट डिपेंड्स ऑन अदर। कसकटा को हम अमरबेल भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है एंड शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है, राइट। तो पहली ही क्वेश्चन में हमें आंसर मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दिस लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म, क्या ट्रू नहीं है। लार्वा ऑफ सिल्कवॉर्म आर कॉल्ड कैटरपिलर, प्यूपा कैटरपिलर में नहीं, पहले कैटरपिलर होता है फिर प्यूपा होता है। सिल्क फाइबर्स प्रोटीन secreted by caterpillars, या सिल्क yarn is obtained from cocoon। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, नॉट पूछा है तो ये नॉट गलत हो गया, क्योंकि बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। और 90th का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच